नमस्कार साथियों, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक उन भाइयों के लिए है जिन पर कानून अत्याचार कर रही है, कानून के रक्षक कानून के भक्षक बने बैठे हैं, कानून के रखवाले कानून की चोरी कर रहे हैं, कानून को मनवाने वाले कानून ही तोड़ रहे हैं। रेपिस्ट को सजा दिलाने वाले रेप कर रहे हैं, झगड़ा सुलझाने वाले झगड़ा कराकर पैसा ऐंठ रहे हैं, ऐसे लोग जनता को प्रताड़ित करते हैं। उनके संबंध में आपको एक में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे कि कभी भी हमेशा याद रखना, आप जितना भी जागरूक रहेंगे, आप हमारी हर वीडियो देखते रहिए और हम आपको एक बेहतर से बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। जिस प्रकार से आज के समय में पुलिस परेशान करती है जनता को, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है, दो पक्षों में झगड़ा हो गया और एक पक्ष ने जाकर लिखित में झूठी शिकायत या बड़ा चढ़ा के उस पर लिख दिया और उनको मिल गए आपके लिए कुछ चढ़ाने वाले व्यक्ति, विपक्ष के दुश्मन, और आपको चढ़ाने वाले वो आपको भी बर्बाद कर रहे हैं और उसको भी, उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और आपको लड़ा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे, आप सोच रहे ये मेरे साथ है, लेकिन वो आपके साथ नहीं है, वो आपको लड़ा रहा है, दोनों तरफ से अपना बदला पूरा कर रहा है। तो साथियों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर थाने में तहरीर देता है और आपको थाने से फोन आए तो आपका अधिकार है कि आप उनसे जानिए कि महोदय, हमें थाने किस लिए बुलाया जा रहा है और क्यों बुलाया जा रहा है, क्या बात है। और ये पुलिस का अधिकार है, आपको सच सच बताएं, जो प्रकरण हो उसी की जानकारी दें। और आपको कभी कभी लगता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई झगड़ा नहीं किया, और फिर भी पुलिस मुझे परेशान कर रही है, तो ऐसे में क्या करना है कि आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, गांव के प्रधान को या कोई वकील को आप अपने साथ ले जा सकते हो। आपका अधिकार है, किसी भी एडवोकेट अधिवक्ता को आप अपने साथ ले जा सकते हो। आप अकेले मत जाइए, क्योंकि बहुत छल हो रहा है। आपको बुलाया जाता है पोर्ट कर, आपके साथ अभद्रता की जाती है और आप उनके विभाग में कितनी भी शिकायत कर लेना, जो उनके छोटा पदाधिकारी जो रिपोर्ट दे देगा, बड़ा अधिकारी वही मानता है। तो सतर्क रहने की आवश्यकता हमारे लिए है। हम उनको नहीं सुधार सकते हैं, हम खुद में सुधर सकते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ शिकायत करता है, झूठी है, तो आप पहले थाने से संपर्क करिए, वहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय से। आप थाना प्रभारी से संपर्क करिए कि महोदय जी, हमारे खिलाफ झूठी प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसकी सही से जांच कर लीजिएगा। वास्तव में झूठी है, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है थानेदार पर, कोई लालच नहीं है, तो जांच करके आपके उस मामले का निस्तारण तत्काल हो जाएगा।
अगर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रेशर है और आपको फंसाया गया जा रहा है, आपको राजनीतिक मुद्दा बनाकर आपको तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो इसकी शिकायत आप क्षेत्राधिकारी महोदय को दीजिए। क्षेत्राधिकारी आपके क्षेत्र के तहसील में, ब्लॉक में बैठते हैं, जिनको हम सीओ साहब बोलते हैं। आप उनके पास जाइए। प्रेशर और तगड़ा है, वो भी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो आप सीधे जिले के कप्तान, एसपी या एसएसपी आप उनसे मिलिए। उनसे भी आपका समस्या का समाधान नहीं होता है तो वहाँ के आपके जो परिक्षेत्र अधिकारी हैं, जोनल आईजी साहब, डीआईजी साहब से मिलिए। वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ के अपने एडीजी साहब से मिलिए। और आपको लग रहा है कि मामला बहुत बड़ा है, षड्यंत्रकारी रूप से फंसाया जा रहा है, तो आप एडीजी साहब से ना मिलकर एक बार डीजीपी साहब से मिलिए और डीजी साहब के पास जाकर जो आपको स्लिप मिले, जो शिकायत की स्लिप मिले, उस स्लिप को आप संभाल के रखिए। आप आईजीआरएस करिए, उस स्लिप को पेस्ट करिए। उसके बाद फिर भी आपका निस्तारण नहीं हो रहा है तो आप साक्ष्यों का संकलन करिए, साक्ष्य को इकट्ठा करिए और कोर्ट में उनको पेश करिए। जिन अधिकारियों ने आपको नहीं सुना, लग रहा है कि हमारे रूप में अवैध रूप से, अनैतिक रूप से हमें पार्टी बना रहे हैं या हमें फंसा रहे हैं, वो जानते हैं कि अगर मैं सही करेंगे तो हमारी नौकरी दांव पे लग जाएगी। क्योंकि आज हमारे देश की सबसे बड़ी अगर बुराई है तो यही है कि राजनेता लोग यानी कितने लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनका जीवन तबाह करते हैं, और हम इन जीवन तबाह होने से बचाव ही आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में कि आपको कैसे बचना है। तो अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो सबसे पहले ये प्रकरण तो बहुत कम होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित या कोई राजनीतिक व्यक्ति के साथ में, लेकिन आम पब्लिक के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक झूठी तहरीर पर भी आप लोग 10-20 हजार रुपए अपना बर्बाद कर देते हो। तहरीर दोगे, एक सिपाही आएगा आपके पास, वो आपसे 10-20 हजार रुपए ले जाएगा तहरीर, और आपको धमकाएगा कि आप या तो मुकदमा वापस लो, पक्षों को बुला लेगा। जब वो एक पक्ष से पैसा ले लेगा तो वो दूसरे पक्ष को बुलाएगा और दोनों पक्षों को उससे कह देगा कि देख भाई, मैं फैसला करा रहा हूं तो तुझे भी बंद करूंगा, उसे बंद करूंगा। ये इनकी ट्रिक होती है, फैसला कैसे कराते हैं। दोनों पक्षों को बैठा के बंद कर देंगे, और जब दोनों बंद कर देंगे, जिसने कभी पुलिस का थाना नहीं देखा वो थाने के अंदर बैठ जाएगा जाकर, तो उसके अंदर घबराहट इतनी होगी कि वो सारे जुर्म को भूल जाता है और कह देता साहब हमारा फैसला करा दो, मुझे ना चाहिए कार्रवाई। अब ये अनैतिक काम किया, जिसके साथ घटना हुई उसको भी बंद किया और जिसने घटना की उसको भी बंद किया। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ पुलिस को। क्यों पुलिस को फायदा हुआ? क्योंकि उसने क्या काम किया कि आपको जो फैसला के नाम पर एक पक्ष की मदद कर दी, वो ही गलत हो गया। तो ये अधिकतर चल रहा है। और ये मैं बात एक हर पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, खाकी वर्दी भी बहुत अच्छी है और कहीं कहीं पे तो ऐसे कार्य करते नजर आते हैं जहां पर फक्र महसूस होता है, प्राउड होता है भाई कि कैसे कैसे लोग हैं कि जो वास्तव में वर्दी उन पे अच्छी लगती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटी करप्शन कभी यहाँ कभी वहाँ पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी। तो मैं उन भ्रष्टाचारियों की बात कर रहा हूँ जो एंटी करप्शन उनको पकड़ती है और उनको बाद में भ्रष्टाचार निवारण का मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजती है। तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई तहरीर दे, आप किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। सीधी आप तत्काल अपने एक जानकार वकील से मिलिए या गांव का जो अच्छा प्रधान हो, पढ़ा लिखा हो, जिसको आपने चुना हो, दलाल ना हो, नहीं तो वो फिर पैसा लुटवाएगा दोनों पक्षों से। अगर मामला एक गांव का है तो कोशिश करिए अपने गांव में सुलझाने की। मामला अगर बाहर का है तो आप प्रधान को ले जाइए, प्रधान ना मिले तो आप अपने कोई भी वकील कर लीजिएगा, एक वकील के माध्यम से आप थाने जाइए। नहीं तो आपको बंद कर देंगे और 151 के नाम से या आपके चालान के नाम से आपको वो लोग, तो ये सुन लीजिएगा, एक सिपाही, भ्रष्ट सिपाही क्या करता है कि 151 में भी
ठीक है। चालान पर भी आपको धमकी देते हैं कि मैं आपको जेल भेज देंगे अगर कल शाम तक तुमने कुछ इंतजाम नहीं किया तो। अब घर वाले डर जाते हैं, दे देते हैं। क्या करें, जानकारी नहीं है भाई। उनको 10-20 हज़ार देने से अच्छा है कि तुम एक वकील को बुला लो, और अगर वो आपका परिचित है तो ठीक है, नहीं भी परिचित है ना तब भी वो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। 1000-500 रुपये अपनी फीस लेकर आपका वो काम कर देगा जहाँ पर आप 50,000 रुपये 20,000 रुपये बच सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। और सबसे पहले संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। अपराध भी आप देख लीजिए, अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई FIR प्राथमिकी पंजीकृत हुई है, दर्ज हुई है, तो आप सबसे पहले आप डरें मत। आप बहुत जल्दी हॉपलेस हो जाते हो और ये मुकदमा लिख गया, अरे ये हो गया वो हो गया। डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप उसकी कॉपी निकलवाइए। कॉपी का अधिकार वादी को होता है, लेकिन आजकल 100, 200, 500 रुपये देकर हर जगह थाने से मिल जाती है। जो सच्चाई मैं वो बता रहा हूँ, और ये सच्चाई अगर किसी को देखनी हो तो जाके देखे थाने। भ्रष्टाचार कितना है थानों में। आपने कभी देखा होगा कि थानों में कभी कैमरे नहीं होते हैं। उसका कारण पता क्या है कि कैमरे के सामने हम ना तो किसी से बर्बरता कर सकते हैं, कैमरे के सामने ना ही हम रिश्वत ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और ये जितने भी छोटे छोटे थानों में, चौकियों पर जो एंटी करप्शन पकड़ती है, ये ऐसा नहीं अकेले खाते हैं। ये अपने सरदार के संकेत होते हैं। ये सरदार कराता है, और इनका जो मुखिया होता है, जो बैठा होता है जिला स्तर पे, वो सबसे बड़ा भ्रष्ट होता है। उसी के इशारों पे होता है। ऐसे ऐसे कप्तान आए, ऐसे ऐसे मुखिया आए हैं जिले में। 112 नंबर गाड़ी रोड पे खड़ा होना बंद हो गई थी। अब आज आप देख रहे होगे, आपको यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप रोड पर खड़ी 112 नंबर पे आप 10 मिनट या 20 मिनट खड़े होकर देखिए। रोड से गुजरने वाली प्रत्येक वो गाड़ी जिसमें गौवंशों को, भैंस वंशों को, बेजुबानों को क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस कर ले जाने वाले, उनको 100-500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये उनको फेंक के जाते हैं। और अगर वो फेंकेंगे नहीं तो वो आपको पीछा करेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो मैं उन ड्राइवर भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि 1 रुपये मत फेंकिए, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब इन व्यक्तियों को आप कोई घटना हो जाती है तो आप इनको बुलाओगे, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो 112 नंबर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसके पास से एक ऑप्शन, एक बहाना मिल जाता है कि भैया आप पहले मुझे इवेंट दीजिए, तब हम गाड़ी का पीछा करेंगे। एक भैंस की गाड़ी, एक गाय की गाड़ी, एक पशु बेजुबान की गाड़ी जो क्रूरतापूर्वक भर के ले जा रहे हैं कटने के लिए या तस्करी करने वाले, उनका पीछा करने का इनका अधिकार है। बिना इवेंट के उनका पीछा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे लालच है, उनसे पैसा मिलेगा, पैसा रुपया मिलेगा। तुमसे क्या मिलेगा? एक्सीडेंट वाले से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आप बताइए, रोड पर एक्सीडेंट अभी हो गया और एक्सीडेंट के बाद आप इवेंट दोगे? जब तक आप इवेंट दोगे, आप क्या डायरेक्ट 112 कॉल कर देंगे? नहीं, कॉल करेंगे, लखनऊ पहुंचेगी हेडक्वार्टर, फिर आपके जिले के पास, जिले से फिर थाना, थाना से फिर आपको कॉल आती है। इतनी लंबी प्रक्रिया में लग जाते हैं 10 से 12 मिनट, और 10 से 12 मिनट इस प्रक्रिया में लगते हैं, फिर पुलिस आने में लगता है 15 से 20 मिनट। अब आप जो लिए 30 मिनट में जो एक्सीडेंट करके भागेगा, क्या वो इवेंट का इंतजार, इवेंट देने के बाद क्या उसको पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता है। मैं तो कहना चाहूँगा, रोड पे खड़ी 112 नंबर शांति व्यवस्था देखने के लिए खड़ी है, रोड पर उगाई करने के लिए नहीं खड़ी है। अगर रोड पे किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटना होती है, तो इवेंट का इंतजार ना देखा जाए। सरकार से निवेदन करना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से, और जिले के कप्तान साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से, कि अगर रोड पे कोई भी इस प्रकार से घटना होती है, चोरी है, लूट है, डकैती है, या कोई तस्करी है, या कोई और घटना है, महिला अपराध है, तो तत्काल इवेंट की बहाना ना बनाकर उनको निर्देशित किया जाए कि ऐसे मौके पर तत्काल ही जाना चाहिए। इवेंट तो बाद में भी हो जाएगा भाई, आप घटना स्थल को संभालिए,
घटना करने वाले को पकड़ लीजिएगा, इवेंट तो बाद में भी हो जाएगा। हाँ, आप एक वीडियो बनाते रहिएगा उसकी, कल को आपको आरोप ना लगा दे कि आपने मुझसे पैसा लिया। तो आज ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा 112 नंबर खड़ी होती है रोड पर और कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जाती है जो पैसा दे के नहीं जाती है। बहुत सारी ऐसी वीडियो भी हैं मेरे पास जो आती रहती है मेरे पास वीडियो, लेकिन क्या करूं, आप उनकी वीडियो वायरल करा के क्या कर सकते हो? सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान कर सकते हो। जिस व्यक्ति ने पैसा लिया है वो सस्पेंड हो जाएगा, लाइन हाजिर हो जाएगा, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 6 महीना वो रहने के बाद दूसरी जगह फिर आपको मोटी रकम देकर फिर वो तबादला अपनी मन चाहे थाने में करा सकता है, मन चाहे जगह पे करा सकता है। ये ट्रेंड चल रहा है। पुलिस के अधिकारी एक शुक्ला जी हैं, अभी एक इन्होंने रिजाइन दिया है, इस्तीफा दिया है अपनी नौकरी से। उन्होंने सारे राज पुलिस के उगल दिए कि भाई मुझे ट्रांसफ़र कराने के लिए जिले के कप्तान को पैसा देना पड़ता है, मनचेता थाना लेने के लिए मुझे मोटा पैसा देना पड़ता है, छुट्टी लेने के लिए मुझे पैसा देना पड़ता है अधिकारियों को। और ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोग मुझे बहुत गलत जगह फेंक देते हैं जहां ना कोई मतलब है ना कुछ है, और वहां फेंक कर ये लोग गुस्सा दिखाते हैं। मजबूरी है मेरी, तो ऐसे काम ना किए जाएं, इन पर सुधार होना चाहिए और ऐसे लोगों को निर्देशित करना चाहिए कि किसी गरीब जनता को ना लूटें, क्योंकि आप सैलरी पाते हैं, सरकार का वेतन पाते हैं, और वेतन पाने के बावजूद भी आप लोग इस प्रकार से दलाली करेंगे तो ये फिर आम जनता के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल गलत होगा। और ये देखिए आप ट्रेंड कि आपने मुकदमा लिखवा दिया और एक पक्ष ने अगर पैसा दे दिया तो षड्यंत्र के तहत आपके खिलाफ भी मुकदमा तय है। ये भी नहीं होना चाहिए। सब अधिकारियों को पता होने के बावजूद भी ये चलता है, क्योंकि जब खत्म कराने के नाम पर भी तो चाहिए होगा ना। दूसरी चीज, आप दहेज के मामले में देखिए, दहेज में कितने कितने नाम लिखे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति एक ऐसा हो इस भारत के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर, कि जिस व्यक्ति ने दहेज प्रथा के मुकदमे से, दहेज हत्या के मुकदमे से नाम निकलवाया हो और पुलिस ने बिना पैसे से ईमानदारी से नाम निकाल दिया हो। एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता ऐसा कि बिना पैसे के उसका नाम निकल गया हो या बिना पैसे के उस FIR से कुछ हो गया हो। कुछ नहीं हुआ होगा। वो चाहते हैं कि ऐसे मामले आए मेरे पास, कमाई का बहुत अच्छा जरिया है, और इसी प्रकार से ये घटना करते हैं। इसीलिए एंटी करप्शन जो होती है इनको पकड़ती है और पकड़े जाते हैं। हर पुलिस वाला भ्रष्ट नहीं है और हर पुलिस वाला ईमानदार भी नहीं है। तो हमारी वीडियो का मकसद सिर्फ उन पुलिसकर्मियों के लिए है जो एंटी करप्शन पकड़ कर उनको जेल में ठूंस रही है। वो जेल में पड़े हुए हैं, उनके यही कृत्य थे, उन्होंने ऐसे कार्य किए, इसीलिए वो जेल में हैं। बहुत उत्पीड़न देखिए इस समय आए दिन। कभी सिटी मजिस्ट्रेट अग्नोत्री जी, कभी उत्तराखंड के जवान इस्तीफा दे रहे हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश के, कभी इस थाने के इस्तीफा दे रहे, कभी उस थाने के इस्तीफा दे रहे। लगातार नौकरी पाना कितना कठिन है और लोग कितनी आसानी से इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको घुटन हो रही है। वो जिंदा रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं मरना ऐसी ज़िंदगी से। उन्हें नहीं पसंद है तुम्हारी गुलामी। अभी हाल ही में आपने देखा है दिल्ली में जंतर मंतर को लेकर एक ACP साहब ने, एक IPS ने इस्तीफा दिया, और सिर्फ किस बात पे इस्तीफा दे दिया कि उनसे ये कहलवाया गया कि आप जाकर उन पर लाठियां बरसाइए, आपका प्रमोशन होगा। तो वो एक किसान का बेटा थे जिन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया, लेकिन किसी भोले भाले छात्र पर लाठी चलाना स्वीकार नहीं किया, और इसलिए उन्होंने इस्तीफा डाल दिया। उनको पता था अगर इस्तीफा नहीं डालेंगे तो हमारा डिमोशन होगा, डिमोशन नहीं होगा तो हम पे जांच बैठेगी, ED बैठेगी, छापा मारेगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। इस्तीफा उनका डिसीजन सही या गलत है वो उन्होंने अपने विवेक के अनुसार लिया, इस पर किसी का अधिकार नहीं है बोलने का। आप देखते हैं
कि छोटे छोटे मामलों में उठा ले जाती है पुलिस, धमकाती है कि आपको जेल भेज देंगे, आप डर जाते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से कोई भी कृत्य गलत होगा। आपके घर में बिना वारंट के ऐसे दबिश नहीं मार सकते हैं। संज्ञेय अपराध में मार सकते हैं, असंज्ञेय अपराध में नहीं। असंज्ञेय अपराध का मतलब जो 7 साल से नीचे की सजा के प्रावधान हैं, जिनमें आपकी सीधे गिरफ्तारी नहीं है। आपकी गिरफ्तारी जो है वो संज्ञेय अपराध में है, जो 10 साल से और 10 साल से ऊपर वाले सजा के प्रावधान वाले केसेस में आपकी गिरफ्तारी है। तो आप सबसे पहले FIR निकलवाएं। FIR निकलवा कर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को दिखाएं। और अब तो बहुत आसान हो गया है, आप FIR लेने के बाद ChatGPT पे या मेटा AI पे डालिए, आपको सारी डिटेल आ जाती है लिख के। आप उस पर भी ना डालिए तो किसी वकील से पूछ लीजिए साहब इसमें क्या हो सकता है। और एक वकील से मत पूछिए, आप कई वकीलों से पूछिए, कि हो सकता है जिस वकील से आप पूछें वो आपको डर पाए, आपके सीधेपन का, आपके जागरूकता ना होने का फायदा वो उठा ले। क्योंकि हर जगह बड़ा फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। भ्रष्ट आदमी हर विभाग में हर जगह बैठा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको पहले FIR देखनी है, उसमें ये देखना है कि जो हम पे आरोप लगा है ये क्या पहली बात सत्य है या असत्य है। अगर वो आरोप सही है तो अपनी जमानत कराइए, अगर आरोप सही नहीं है तो आप उसका डिफेंस करिए, अपनी बचाव करिए। दहेज के मामले में सबसे ज़्यादा अर्निंग का मुकदमा है तो दहेज का है। दहेज में सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है, नाम निकालने के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, किसी के नाम पर, और सबको हड़काया जाता है। भाई दहेज के मुकदमे में कोई भी व्यक्ति जेल नहीं जा सकता, कभी जेल नहीं जा सकता है। उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। हाँ, अगर वो तारीख पे नहीं जाएगा, जमानत नहीं कराएगा, तो माननीय न्यायालय से अगर वारंट आएगा या किसी ने खर्चे का मुकदमा महिला ने डाल दिया। मैं अभी बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ, सेक्शन वाइज सेक्शन अगर आपको देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं उन भाइयों के लिए मैं खासकर इस वीडियो को बनाया है जो व्यक्ति बिल्कुल उनको जानकारी शुरू से नहीं है। उन भाइयों के लिए दहेज के मामले में कभी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अगर आपके ऊपर दहेज का मुकदमा लिख गया है तो आप डरिए मत, कॉपी निकलवाइए और सीधी जमानत कराइए अपनी। गलत फंसे हैं वो शिकायत करिए वरिष्ठ अधिकारियों से, गलत नहीं फंसे हैं तो आप जमानत करा लीजिए, आप मुकदमा लड़िए। मारपीट में आपकी गिरफ्तारी नहीं है, गाली गलौज में, धमकी में, जो भी 7 साल से नीचे के सजा के प्रावधान है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे जमानत कराएं और अपनी प्रभावी पैरवी करें। अगर कोई झूठी फंसाता है तो मुकदमा कोर्ट में बाकायदा खत्म होगा। तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोई भी मुकदमा आपके लिए हो, कैसा भी मुकदमा हो, सबसे पहले उसके लिए जानिए। हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे भी लोग मेरे पास आए हैं, दहेज के नाम पर 2-2 लाख रुपए ले लिए हैं कि आपको जेल भेज देंगे, पूरे घर को जेल भेज देंगे। तो 2 लाख रुपए उन्होंने क्यों दिए? क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, जागरूक नहीं थे। आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जो कुछ तो मामले ऐसे भी हैं जो 10 साल से ऊपर के सजा के भी हैं, जैसे 307 हो गई, 109 BNS जो अभी चल रही है, हत्या के इरादे से हमला करना, मर्डर हो गया, हत्या हो गई, बलात्कार, गैंगरेप, चोरी, डकैती, लूट, गैंगवार, सेंधमारी, NDPS, इस प्रकार के मुकदमों में आपको जमानत भी मिल जाती है। लेकिन ये मुकदमे फर्जी होने चाहिए। फर्जी अगर पुलिस ने लिखे हैं, कोई साक्ष्य नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ, तो आपको इसमें भी जमानत मिल जाती है। बार बार आपको जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। इनके बाद जितने भी मुकदमे हैं, चाहे वो दहेज का हो, दहेज हत्या का ही होना चाहिए, दहेज का, चाहे वो मारपीट का हो, चाहे वो छेड़छाड़ का हो, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो जुआ का हो। जुआ भी कई प्रकार के होते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी में जेल चले जाओगे, बचोगे नहीं। नॉर्मल ताश की गड्डी से खेलने बैठे हो तो इसमें आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन पहले तो इन चीज़ों से बचना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले अगर वाई दावे कभी ऐसा होता है कि कोई
खेलते होते हैं, आप लोग सिर्फ बैठ के उसका मज़ा लेते हैं, लेकिन मौके पर आप पकड़े जाते हो तो आपको फिर उसमें मुजरिम बना दिया जाता है। तो इन चीज़ों से बचें, खेले भी ना और खेल का आनंद भी ना लें। जो चीज़ अवैध है, जो लीगल है, उसका समर्थन ना करें और ना उसका कोई इंटरटेनमेंट करें। इंटरटेनमेंट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो मेरे भाई, सबसे बेहतर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जानकारी रखो किसी भी मामले की। जल्दबाजी में डरो मत, जल्दबाजी में किसी को कोई पैसा मत दो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। वो चाहे आपसे कुछ भी कहते रहें कि आप नहीं आओगे तो मैं ये करेंगे वो करेंगे, वो उनके फंडे होते हैं। वो आपकी जांच 90 दिन तक कर सकते हैं, चार्जशीट नहीं लगाएंगे। 3 महीने का समय होता है उनके पास जांच करने का। और एफआईआर कराना आपका अधिकार है। एफआईआर, जीरो टाइप एफआईआर, आप कभी भी किसी भी थाने से करा सकते हैं। अगर आपकी घटना कहीं भी हुई है, कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके साथ घटना राजस्थान में हुई है और आप रहने वाले बरेली के हैं, तो आप एफआईआर बरेली करा सकते हैं। और अगर आपके साथ घटना बरेली हुई है तो आप किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, किसी राज्य में आप जीरो टाइप एफआईआर करा सकते हैं। ये 2013 में निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा जी ने अपनी बेंच पर इस फैसले को सुनाया था। उसके बाद 2015 में सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली केस में ये आदेश हुआ था। 2013 निर्भया कांड और 2015 में सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट एनसीटी। तो ये कानून लागू हुआ था जीरो टाइप एफआईआर। अब आप सोचेंगे जीरो टाइप एफआईआर होती क्या है? जीरो टाइप एफआईआर का मतलब होता है किसी भी एफआईआर का कोई नंबर नहीं होता है। जीरो टाइप का मतलब, जैसे आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई, क्राइम नंबर, मुकदमा अपराध संख्या लिखा होता है। उदाहरण के लिए 0581/2026 या 25 या 015/2020 2022, इसी प्रकार से वहाँ पर क्या होगा 000/2026। एफआईआर का नाम नहीं होता है उसमें, एफआईआर का नंबर उसमें नहीं होता है। और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जिस थाने में घटना हुई है, जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है, आप उसी थाना क्षेत्र में जाकर, आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है, पुलिस वहां स्वयं ट्रांसफर कर देगी। आपका जाना भी बचेगा, आपका खर्चा भी बचेगा, आपकी भागदौड़ बचेगी। पुलिस आपसे ये नहीं कह सकती है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। जीरो टाइप एफआईआर का अधिकार है, कहीं भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और करनी पड़ेगी। यही जीरो टाइप एफआईआर होती है कि बिना नंबर की एफआईआर। नंबर इसीलिए नहीं डाला जाता है कि जिस थाना क्षेत्र की घटना है तो आप उस थाना क्षेत्र में एफआईआर नंबर क्या चल रहा है, क्या क्रम है, तो वहाँ जैसे एफआईआर यहाँ से ट्रांसफर होती है तो वहाँ पर जाकर वो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, उसका नंबर उसी क्रमानुसार उसमें पड़ जाता है। आपके क्षेत्र की पुलिस ये आपसे बिल्कुल नहीं कह सकती है कि हमारे क्षेत्र की घटना नहीं है, कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ नहीं है। आप एफआईआर कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, बेशक आप जहां घटना हुई है वहां ट्रांसफर करके वहां जांच उसकी विवेचना चलेगी। तो मेरे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जितना हो सके संभव बताया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।